चलो स्टार्ट करें। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है ना। ठीक, नया चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ठीक, इससे 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कहने के लिए टफ है लेकिन है नहीं टफ। ठीक, तो बढ़िया से समझिएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर रोटेशनल मोशन के अंदर देखेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या देखेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो हेडिंग डाल लीजिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। समझ आ रही ना बात? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास 2 तरह के सिस्टम का पढ़ना है हमें। कितने तरह के? 2 तरह के। एक सिस्टम जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? डिस्क्रीट सिस्टम। कौन सा होगा? डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होगा कंटिन्यूअस सिस्टम। कौन सा होगा? कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक, डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूअस सिस्टम, इन 2 का सेंटर मास ऑफ हमें पढ़ना है। समझ आया? अच्छा, सिस्टम कब बनता है? जब 2 से ज़्यादा पार्टिकल इन्वॉल्व हो। 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर इस तरह के पार्टिकल हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये मिल करके एक सिस्टम बना दिए। हो सकता है 3 पार्टिकल भी हो ना। ये इसका मास क्या है? m1। इसका मास क्या है? m2। तो ये जो सिस्टम होता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स का, समझ आ रहे हैं, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम। इसका सेंटर ऑफ मास हमें पढ़ना है। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल अगर इस तरह से हो, जैसे डिस्क है ना, प्लेट है, ये प्लेट इस तरह से रेक्टेंगुलर ना, इनका सेंटर ऑफ मास जानना। ये कैसी बॉडी है? कंटिन्यूअस। ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल से ही बने हुए हैं। इसके पार्टिकल देखिए, है कि नहीं? इसमें क्या है? गैप है। और इनके पार्टिकल्स क्या है? सब एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो ये किसके अंदर आएंगे? कंटिन्यूअस। डिस्क हो गई और ये क्या हो गया? प्लेट हो गया। ये किसके अंदर आते हैं? कंटिन्यूअस के अंदर। रॉड हो गई, है कि नहीं? बहुत सारे एग्जांपल है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इससे पहले हम बचपने में पढ़ते थे, ठीक है, कि जहां पे किसी सिस्टम का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब उस डेफिनेशन से हमारी ज़रूरतें नहीं चलने वाली हैं। समझ आ रहे ना? अब हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे नई डेफिनेशन, जिससे हमारा काम निकल सके। समझ आ रहे? तो सेंटर ऑफ मास समझिएगा, जैसे ये है बॉडी, वो ये है सिस्टम हमारा, ये m1 है और ये कौन है? m2 है ना। अगर मान लेते हैं दोनों का मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? एकदम बीच में। अगर दोनों का मास सेम है, और अगर मान लेते हैं m2 बड़ा है किससे? m1 से, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? m2 के करीब आएगा ना। m2 बड़ा है तो बड़े वाले मास के करीब आएगा ना। बड़े वाले मास के क्या आएगा? करीब आएगा। तो बड़े वाले मास के करीब आएगा तो यहां से आप देखोगे ये वाली दूरी टोटल मान लेते हैं कितना थी? l। टोटल दूरी कितना थी? l थी। समझ आ रही ना बात? तो इसके बीच की टोटल दूरी l थी, उसमें से ये वाली दूरी मान लेते हैं कितना है? x है। कितना है? x है। तो बची कितना है? l माइनस x। ये वाली दूरी है यहां से यहां तक। समझ आ रही ना बात? यहां से यहां तक क्या है? ये x है और ये कितना है? l माइनस एक्स ना। अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, बढ़िया से समझिएगा। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास ना। इधर एक मास है जिसकी दूरी कितना है? x। इधर एक मास है जिसकी दूरी कितना है? l माइनस एक्स।
तो मास को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करिए, मास को किससे मल्टीप्लाई करिए, इस डिस्टेंस से, इसे बोलते हैं मास मोमेंट। क्या बोलते हैं? मास मोमेंट। तो ये क्या होगा, एक मास मोमेंट इधर है और एक मास मोमेंट इधर है ना, इन दोनों मास मोमेंट का सम इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन होती है जिसके दोनों तरफ मास मोमेंट क्या होता है, बराबर होता है। एक तरफ अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरी तरफ नेगेटिव। जैसे आपने तराजू देखा है, तराजू में क्या होता है, ऐसे सेंटर होता है, इधर डिस्टेंस होती है और वजन लटक रहा होता है, इधर डिस्टेंस होती है और वजन लटक रहा होता है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा ना, तो दोनों तरफ मास मूवमेंट क्या होगा, सेम। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना मास मूवमेंट इधर होगा उतना मास मूवमेंट इधर होगा, और अगर मास मूवमेंट को जोड़ दोगे तो नेट मास मूवमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। नेट मास मूवमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा देखिए मास मूवमेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। मास कितना है, m2, मास कितना है, m2। अच्छा डिस्टेंस अगर सेंटर ऑफ मास से इधर ले रहे हो तो प्लस लोगे या माइनस, प्लस। अगर एक्सिस से इधर है तो कैसा लोगे, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, m2x हो जाएगा ना। अच्छा अब ये वाला मास मोमेंट लो तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा m1 और कितना डिस्टेंस, l माइनस एक्स। अच्छा ये बताओ प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा। m1 तो मास है, डिस्टेंस अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास से इधर है तो कैसी होगी, माइनस। तो यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये मास मोमेंट कैसा है, इधर वाला प्लस, और इधर वाला कैसा है, माइनस। और अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाले हो तो दोनों इक्वल टू क्या होगा, 0। दोनों इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समझ आ रहे ना बात। तो सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन होती है जिसके अबाउट मास मोमेंट क्या होता है, नेट मास मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। जितना मास मोमेंट इधर होगा उतना मास मोमेंट इधर होगा। इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, m2x और ये कितना हो जाएगा, माइनस m1l, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m1x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ना। अच्छा यहां से m1l को इधर लेके चले आओ, क्या हो जाएगा, m1l, और इधर क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2, ये हो गया। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1l डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। आ गया ना आंसर। ये x क्या है बताइए, x कहां से डिस्टेंस है, m2 से। सेंटर ऑफ मास से किसकी दूरी, m2 की दूरी। ये वो पोजीशन है, इसी से तो सेंटर ऑफ मास पता चलेगा ना। x क्या है यार, सेंटर ऑफ मास से m2 की दूरी। समझ आ रहे ना। अब एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं इसको रटा देता हूं। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हम समझ रहे थे ना। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है वो पोजीशन जिसके इधर जितना मूवमेंट होगा उतना ही क्या होगा, इधर होगा। अगर दोनों को ऐड करोगे तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। नेट मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, 0 होता है। ये डेफिनेशन हमारे काम की है और यहीं से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर है ना। फिर उसके बाद हमने ये मास मूवमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, मास ये वाला इनटू क्या, डिस्टेंस, क्या कहलाता है, मास मूवमेंट। तो इधर m2 और सेंटर ऑफ मास से इधर डिस्प्लेसमेंट था तो कैसा लिया, प्लस, तो ये प्लस x हो जाएगा। और ये m1 और सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी किधर थी, इधर थी, तो ये कैसा लिया, माइनस। जब सॉल्व किया x की वैल्यू आ गई। x जानते हैं कौन सी पोजीशन है, आप कह सकते हो m2 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, इससे m2 से। अच्छा अब देखो याद करने का तरीका, ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद लिखना, पहले समझ लो, लिखने का टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बताइए, नीचे है टोटल मास, टोटल मास कह सकते हो।
ये दो पार्टिकल सिस्टम में है सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, टोटल मास और ये क्या है, टोटल डिस्टेंस। अगर आपको M2 से दूरी निकालना है, किससे निकाल, अच्छा मुझे किससे निकालना था, M2 से सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो M2 वाले मास को छोड़ दोगे, M1 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अच्छा सेंटर ऑफ मास की दूरी दो जगह से पूछी जा सकती है ना, M2 से और कहां से, M1 से। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होगा, नीचे टोटल मास, ऊपर टोटल लेंथ, इनटू क्या करोगे, जिस मास से निकालना है उसको छोड़ करके दूसरे मास से ले लोगे, आ जाएगा आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन M1 से निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, आप M1 से निकाल रहे हो ना, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये कहां से थी, M2। अगर आपको कहां से निकालना है, M1 से निकालना है, तो आप सीधा क्या लिखोगे, टोटल मास M1 प्लस M2, और क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना है L, दोनों मास के बीच की दूरी कितना है L। अब किससे निकाल रहे हो, M1 से, M1 को छोड़ दोगे, कौन सा लिख लोगे, बस आंसर हो गया, समझ गए ना। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने के लिए फॉर्मूले कर लो। सेंटर ऑफ मास जब आप लिखिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मास मोमेंट अबाउट दिस सेंटर विल बी जीरो, मास मोमेंट अबाउट दिस सेंटर विल बी जीरो। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, मास मोमेंट अबाउट द सेंटर विल बी जीरो, मास मोमेंट अबाउट द सेंटर विल बी जीरो। चलिए हो गई ये बात, नेट नेट वही, नेट मास मोमेंट क्या होगा, अगर आप चाहो तो नेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझाने को तो मैं समझा ही दिया हूं, ठीक, वहीं से ये निकाला भी है। नेट मास मोमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, जीरो, जितना मास मोमेंट एक तरफ होगा उतना मास मोमेंट एक तरफ, एकदम वेट के जैसे समझो, जो तराजू होता है कि नहीं, दोनों तरफ बैलेंस होता है, जितना मास मोमेंट इधर होता है उतना मास मोमेंट इधर होता है, समझ आ रहे ना, बैलेंस तराजू, ठीक, यहां तक क्लियर है ना, है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये 2 kg है और ये 6 kg है, और इसके बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपसे लोकेशन पूछा है सेंटर ऑफ मास की, तो आप क्या करते हो, कहां से पूछा है, 2 kg से ना, तो x कहां से पूछा है, 2 kg से, तो 2 kg से सबसे पहले क्या करोगे, टोटल मास नीचे लिख लोगे, टोटल मास कितना हो जाएगा 8, और टोटल दूरी कितना है 10 ना, और कहां से निकालना है 2 से, तो बचा कौन सा 6 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई वो 8 ना, आप 4 से कट कर सकते हो, कट कर लेना, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कट कर दूं 7.5 आ जाएगा ना, ठीक है, हाँ सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, समझ आ रहे ना, सेंटीमीटर में रखोगे सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में रखोगे तो मीटर में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लियर है ना। आसान सा क्वेश्चन, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 2020 में यही क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे 5 kg था, यहाँ पे 10 kg था, 2020 नीट में, समझ आ रही ना बात, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे मैंने 2 kg से पूछा, उसने 5 kg से पूछा था, तो वेराइटी वही है, बस डाटा बदल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट ये वाला देखो क्वेश्चन, in the HCl molecule the separation between the nuclei of 2 atoms is about 1.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है,
1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू दी हुई है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स मैसिव एज हाइड्रोजन एटम। ये तो बात आपको पता है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो 35.5 गुना होता है ना हाइड्रोजन का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला क्या हो गया हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया क्लोरीन ना। इसके बीच की दूरी कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉम ना, इतना दूरी है दोनों के बीच में। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल। एक चीज यहाँ पे नहीं दी हुई है, इनको मेंशन करना चाहिए था, हाइड्रोजन से चाहिए या क्लोरीन से। तो ऑप्शन देखोगे ना, जिससे पूछा होगा दोनों आंसर मैच नहीं करेगा, एक ही मैच करेगा, या तो हाइड्रोजन से मैच करेगा या तो क्लोरीन से। दोनों दे देगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो एक ही किसी से पूछेगा। तो मान लेते हैं अगर हाइड्रोजन से निकालना होता, पोजीशन कहाँ से निकालना है हाइड्रोजन से सेंटर ऑफ मास की, तो क्या करोगे टोटल मास। अच्छा ये बताओ इसका कितना होता है, अच्छा मास की जगह पे मोलर मास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना होता है 1 और इसका कितना होता है 35.5, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 36.5 ना। इसका कितना होता है 35.5 और इसका कितना होता है 1 होता है, तो 36.5 हो गया टोटल मास। और टोटल दूरी कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉम, टोटल दूरी हो गई इनटू क्या हो जाएगा, कहां से निकाल रहे हो, मान लेते हैं हाइड्रोजन से निकाल रहे हो, तो यहाँ पे मास किसका लोगे क्लोरीन का 35.5 ना। अगर कहां से निकाल रहे हो हाइड्रोजन के बजाय कहां से निकाल रहे हो एक्स, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां से क्लोरीन से। क्लोरीन से जब आप निकालोगे Cl से, तो आपका क्या होगा टोटल मास कितना 36.5 ना, और टोटल डिस्टेंस कितना 1.27 इसके बीच की। अच्छा कहां से निकाल लो क्लोरीन से, तो मास किसका लोगे हाइड्रोजन का 1 ले लो, बस आंसर हो गया। आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में। अगर आप चाहो तो मीटर में बदलना 10⁻⁻10 कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जैसे यहां से आपने आदत लगा ली, दोनों के बीच की दूरी पता हो टोटल ना, और दोनों का मास पता हो, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम बता सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दो जगह से पूछी जा सकती है, या तो इस वाले से या तो इस वाले से, समझ आ रहे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। अब आप एग्जाम में गए इस तरह से दे दिया, ठीक है। जैसे ये मास कितने का है 2 kg का, ठीक, एक मास 2 kg का है और एक मास 6 kg का है ना, 6 kg का है। अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन उसने बता रखी है, 6 kg से कितना दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं 2 मीटर पे है, कितने पे 2 सेंटीमीटर करिए, कितने पे है 2 सेंटीमीटर पे ना। अब आपसे पूछ लिया ये वाली पोजीशन बताइए 2 kg से कितना होगी x ना, x की वैल्यू कितना होगी। तो अब जानते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। सेंटर ऑफ मास ये है, ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास के इधर जितना मास मूवमेंट होगा उतना ही इधर होगा। तो मास मूवमेंट क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस, तो 6 इंटू 2 बराबर होगा मास इंटू डिस्टेंस 2 इंटू एक्स ना। तो यहां से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ आ रहे हैं, तो ये बात पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, ये वो लोकेशन होती है जिसके इधर जितना मास मूवमेंट होता है उतना ही इधर होता है। क्लियर है ना, चलो इसको भी कर लो, हो गया ना। अगला देखो, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाता हूं। ये 2 पार्टिकल सिस्टम था, कौन सा 2 पार्टिकल सिस्टम। अब 3 पार्टिकल सिस्टम पे जाते हैं ना। अभी डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस इसके बाद पढ़ेंगे। देखो 2 पार्टिकल सिस्टम में सीखो, वो 3 पार्टिकल सिस्टम में एक चीज आप समझिए। जैसे ये मान लेते हैं एक मास m1 है
और एक मास ये m2 है, m2, और ये एक मास है m3 ना, ये 3 मास है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक्सिस लेना। क्या चीज लेना, एक्सिस लेना। अब जैसे मैंने मान लिया एक्सिस यहां पे है, यहां पे मेरी, ध्यान से सुनना, हाँ। तो यहां से ये वाली जो दूरी है m1 की जो दूरी है वो मान लेते हैं कितना है, x1, कितना है, x1। और ये जो m2 की दूरी है ये एक्सिस से कितना है मान लेते हैं x2 ना। और ये जो m3 है वो कितना दूरी पे है, x3 दूरी पे, कितना दूरी पे, x3। समझ गए ना। अब देखो, आप जो सेंटर ऑफ मास इन तीनों का निकालने जा रहे हो ना, इन तीनों से बने सिस्टम का, वो कहां से निकालने जा रहे हो, इस एक्सिस से निकालने जा रहे हो। और किस में, एक्स कोऑर्डिनेट में ना। तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं क्या होगा, एक्स सी एम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किस में, एक्स एक्सिस में, जानते हैं कितने के बराबर होगी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m3, इतने के बराबर हो। समझ आ रही ना बात। अब एक क्वेश्चन देखिए, अगर मैं एक्सिस को इसी तीनों सेटअप में, ये m1 हो गया, m1, और ये हो गया m2, और ये हो गया m3 ना, m3 हो गया, और एक्सिस को यहां पे ले लिया, एक्सिस को यहां पे ले लिया। अब यहां से मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जानना है, तो एक्सीएम बराबर हो जाएगा। अच्छा आप खुद बताएं, x1 क्या हो गया, यहीं पे एक्सिस हो गई ना, तो x1 खत्म हो गया, x1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब कहानी कहां से शुरू होगी, ये कितनी दूरी पे है, यहां से मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं x2 दूरी पे है, और ये कितने पे है, ओरिजिन से कितने पे है, x3 दूरी पे। तो क्या बचेगा, m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई, तीनों का मास लिया जाएगा, ये नहीं कि एक पार्ट उसका हटा है तो मास भी हटा दो, नहीं, मास पूरा लिया जाए, m1 m2 m3 कर ले जाओगे ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सिस, एक्सिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां से आप निकाल, क्लियर रहेगा ना, कर लो इन दोनों को। ये एक्सिस इंपॉर्ट, हाँ वही बता रहा हूं, यहां पे ये एक्सिस यहां पे कर दिए, तो जब यहां पे कर दिए तो ये कितने के बराबर हो गया, x1 कितने के बराबर हो गया, यहां से देखो पिक्चर से, 0 हो गया ना, तो ये वाला टर्म हट जाएगा। और एक्सिस से m2 कितनी दूरी पे है, x2, और एक्सिस से m3 कितनी दूरी पे, x3। अब आपको बताना है, ठीक, क्या बताना है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सिस दे दिया है, कहां से, 300 ग्राम, तो 300 ग्राम ये है, तो यहां से बताना है। तो 300 ग्राम से अगर आप बताओगे, 300 ग्राम से, तो देखिएगा फार्मूला क्या होता है, XCM इज इक्वल टू, XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बताइएगा, एक मिनट, x1 क्या होगा, मास तो ये 300 वाला इसी पे है ना, 300 वाला इसी पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू कितना हो जाएगा, 30, प्लस ये कितना हो जाएगा, 400 इंटू क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है, 5 3 8 4 1200 ना, XCM आ जाएगा, ठीक, क्लियर रहेगा ना। यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, जो दूरी इसमें लोगे उसी में आएगा, सेंटीमीटर में लोगे सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में लोगे तो मीटर में, लास्ट में बदल लेना अगर जरूरत पड़े। अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर आएगा, हाँ
अप्रॉक्स कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। अच्छा यहां से बता सकते हो आप इस वाली पोजीशन से, इस वाली पोजीशन कितना आएगा, एक्सीएम लिखिएगा, एक्सीएम, एक मिनट क्लियर कर लो, एक्सीएम यहां पे m1 x1 इसके लिए होगा 0 हो जाएगा, और ये कितनी दूरी पे है 500 वाला, 500 वाला कितनी दूरी पे है, एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 80 में से 30 जाएगा तो कितना बचे 50, प्लस ये वाला कितनी दूरी पे है 300 वाला, 300 वाला कितनी दूरी पे 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1200 ना, आ जाएगा। क्या चीज माइनस, यहां से ना, हाँ वो आ जाएगा, मैं सिखा रहा हूं, मतलब जैसे सिर्फ यही पूछा होता तो एक स्टेप में निकाल सकते हैं ना, तब 2 स्टेप पड़ जाएगा आपको। सीधा 400 से पूछे तो यहां से कैसे करोगे, यहां पे x1 इसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 500 इंटू 50 प्लस 300 इंटू 80 डिवाइड बाई टोटल मास। अच्छा एक और पूछ दे यहां से, ओए रुक जाओ, यहां से बताओ, यहां से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछ दे, ये येलो वाली लाइन से, यहां से, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्सीएम कितने के बराबर होगा, देखो ये वाला कितनी दूरी पे है 400, 400 इंटू 80 ना, प्लस 80 लोगे ना, वो हाँ 80 नहीं 50, 400 इंटू 50 लोगे, यहां से ये कितनी दूरी पे है 50 पे, तो 400 इंटू 50, अब बचा कौन सा है, ये वाला का तो दूरी क्या होगी 0, ये तो एक्सिस पे, बचा ये वाला तो कितना होगा 300 इंटू कितना होगा 30 ना। अच्छा यहां पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये इधर है ना, ये वाला इधर था, ये इधर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1200, कर ले जाओगे ना, अब गलती तो नहीं होगी, है उसमें सारे थे ना, समझ पा रहे हो ना, इसमें माइनस ले लो। ओए किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि जब 400 से लिया था तो इधर वाले को अगर आप चाहते हो तो माइनस माइनस आंसर तो वही रहेगा ना, बस ये बताएगा कि सेंटर ऑफ मास इधर है, समझ पा रहे हो ना, इसमें तो हम फंस गए, लेना ही पड़ेगा, समझ आ रहे हैं साइन, इसमें साइन ना लेते तब भी हमें पता था कि साइन क्या बता रहा है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास एक्सिस से किधर होगा, समझ गए ना। हाँ किसका वाला, येलो कलर वाले का या उसका, रेड वाले का भी 40 आएगा, रेड वाले का भी कितना आएगा 40 ही आएगा, ठीक है। इसका कितना आ रहा है, देखो अगर यहां से कितना आया था, यहां से 300 से कितने पे आया था, लगभग 40 पे, सही बता रहे हो, तो यहां से कितने पे हो जाएगा 10 पे हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा ना, अगर यहां से 30 पे था तो यहां से कितने पे होगा 10 पे होगा, सेंटर ऑफ मास 300 वाले से कितने पे आया था, लगभग ये कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, कितने पे आया था, यहां वाले से कितने पे आया था 40 पे, तो यहां वाले से कितने पे आएगा 500 वाले से कितने पे आएगा 10 पे, और यहां से अगर 40 हो चुका है तो यहां से भी कितने पे है 40 पे, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, नहीं समझ आ रहा है, एक बार और बताऊं, यहां वाले से कितने पे आया है 40 पे आया, तो यहां से कितने पे होगा, ये तो 30 हो चुका है, यहां से कितना आएगा 10, अच्छा ये 40 है ना, तो इसका मतलब टोटल कितना है 80, तो यहां से भी कितना आएगा 40, इसको सॉल्व करो, समझ आ रहे, तो ये कितना आएगा 40 और ये कितना आएगा 10 सेंट, कर ले जाओगे ना, अब आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला देखते हैं, अभी तक हमने जो देखा ना, जितने क्वेश्चन
चाहे 2 पार्टिकल सिस्टम देखा चाहे 3 पार्टिकल सिस्टम देखा, ये 1D में था। किसमें था? 1D में। अब देखेंगे हम 3D में। किसमें देखेंगे? 3D में। तो हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास इन 3D सिस्टम। सेंटर ऑफ मास इन 3D सिस्टम। सेंटर ऑफ मास इन 3D सिस्टम। ठीक है, क्लियर रहेगा? अब देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास ये ओरिजिन है हमारी, ये क्या है? 0,0 ओरिजिन है। ठीक, हमारा एक पार्टिकल यहां पे पड़ा हुआ है m1, एक पार्टिकल यहां पे पड़ा हुआ है m2, एक पार्टिकल यहां पे पड़ा हुआ है m3। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं ना। अगर वेक्टर वाइज जाओगे तो इस ओरिजिन से इसकी पोजीशन कितना है? r1 ना, इसकी पोजीशन कितना है? r2 वेक्टर, और इसकी पोजीशन कितना है? r3 वेक्टर। ये वेक्टर का पार्ट है ना। अब हमें सबकी पोजीशन पता है ओरिजिन से, तो हमें पता है एक्सीएम क्या होता है, वो आरसीएम क्या होगा? आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, और होते तो और लगाते, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। बस ये हो जाएगा, ये हमारा जनरल फार्मूला। आपको पता है इसमें कितने छिपे हुए हैं? 3 छिपे हुए हैं। अगर एक्सीएम लिखना चाहते हो, एक्सीएम, 1 मिनट सुनना, आर के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स वाई जेड 3 होते हैं ना, तो एक्सीएम कैसे निकलेगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। इससे जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकलेगी वो कौन सा कोऑर्डिनेट निकलेगा? सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का x कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या होगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे ZCM निकाल सकते हो ना। ये कंप्लीट लिखा हुआ है, ये उसका क्या है? कंपोनेंट। उसका क्या है? कंपोनेंट। तो ZCM भी लिख लो अगर लिखना चाहते हो। ZCM क्या होगा? m1 z1 m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बस आंसर हो जाएगा। ये x एक्सिस कर लो और ये y एक्सिस, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक, ये हमारे पास एक्सिस है, x एक्सिस, और ये y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। एक हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक इसके बीच में पड़ा हुआ ना। ये हो गया। ये 3 पार्टिकल सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा। ये 10 सेंटीमीटर है, साइड इक्विलेटरल है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। समझ गए ना? 10 सेंटीमीटर है। ये 3 मास है, ये 3 मास है। m1 मान लेते हैं, और इसका मास भी गिवन है 10 ग्राम 15 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम और 20 ग्राम। ये 3 मास दिए हुए, ठीक है। अब देखो, ये 3 मास हो गए, 10 15 20 ग्राम। अब इनका आपसे क्या पूछा है? सेंटर ऑफ मास बताइए। क्या बताइए? सेंटर ऑफ। अब देखिए, मान लेते हैं, 1 मिनट फील के लिए बता रहा हूं, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे आया ना। तो अब सेंटर ऑफ मास जब यहां पे आएगा तो इस सेंटर ऑफ मास तक पहुंचने के लिए पहले आपको एक्स में चलना पड़ेगा, और फिर तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और
y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा यहाँ पे x क्या होगा 0 और y क्या होगा 0, ना ही ये आगे x में और ना ही ये ऊपर y में, तो दोनों क्या हो गया 0, ओरिजिन है। अच्छा ये बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट x में कितना सेंटीमीटर है, ये वाला मास कितने पे है 10 सेंटीमीटर पे, और y में 0, y में कितने पे है 0। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट बताइए, ध्यान से सुनना, ये आधे पे है ना, 10 का आधा कितना होता है 5, तो x में कितना चलना है आपको 5 चलना है ना। अच्छा y में कितना चलना पड़ेगा, ये वाली चीज, तो ये बताओ ये एंगल कितना होता है 60 होता है, तो ये 10 cos 60 और ये वाला कंपोनेंट 10 sin 60, और 10 sin 60 की वैल्यू कितना होती है √3/2, तो कितना हो जाएगा 5√3। तो ये वाली चीज कितना आ गई y वाला 5√3, 5√3। नहीं समझ आई बात, x में कितना है 5 और y में कितना है 5√3, इसकी पोजीशन पता चल गई। अब आप देखिए आराम से निकाल सकते हैं, फार्मूला क्या होता है XCM का, XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। आपको नहीं लिखना है बार बार, मतलब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इस फार्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा आप जान रहे हो, समझ आ रहा है। m1 प्लस m2 प्लस m3 ना, निपटाइए। m1 कितना है 10 और x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 20। अच्छा ये x1 है, ये क्या है x2 और ये क्या है, नहीं समझ आ रहा, ये x1 है, ये क्या है x2 और ये क्या है x3। तो आराम से लिख सकते हो x1 0 हो गया, x2 कितना है 10 और x3 कितना है 5, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टोटल मास 15, 10 25 10 35, नहीं 20 10 30 45 45 ना, आ गया XCM। YCM निकालिए, YCM। अच्छा लिखूं M1 Y1, ये क्या है Y1, ये क्या है Y2, ये क्या है Y3। अच्छा M1 Y1 क्या हो जाएगा M1 Y1 0, M2 Y2 क्या हो जाएगा 0, Y2 क्या है 0, बचेगा क्या M3 Y3। M3 कितना है 15, Y3 कितना है 5√3 डिवाइड बाई कितना 45 ना, कर सकते हो। अच्छा ये बताओ ये कितना आ जाएगा 3, 5√3 5√3, और 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 5/√3। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया YCM, और ये कौन सा हो गया XCM ना, क्लियर रहेगा ना। चलो एक चीज देखो आप यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कभी कभी ना आपसे ये सॉल्व नहीं कराएगा, आपको आंसर थ्योरेटिकल दिया होगा, कैसा दिया होगा ऑप्शन थ्योरेटिकल दिया होगा इसी बात को। अच्छा ये बताओ ये सेंटर ऑफ मास जो निकाले हो ना पोजीशन, अगर आप ऐसे करोगे ना इस तरह से, ध्यान से देखना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से ये वाला जो होता है, अगर इसको आधा पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं मीडियन, मीडियन समझते हो, मीडियन समझ है। तो ये सामने वाला जो आर्म है ना उसका ये क्या है मीडियन, तो जब इस कॉर्नर को यहां से मिलाओगे तो मीडियन से मिलेगा, ठीक है, और इस कॉर्नर को सामने वाले पे मीडियन से मिलाओ ना, और इस कॉर्नर को सामने वाले मीडियन से मिलाओ, तो जहां पे मीडियन कट होता है वो पोजीशन किसकी होती है सेंटर ऑफ मास की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तीनों कॉर्नर पे इक्वल मास रखे हो, इक्वल क्या रखे हो, एक चीज यहां पे मास इक्वल है नहीं इक्वल है, अगर ये मास तीनों क्या होते इक्वल होते, ये सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं है मीडियन पे,
अगर तीनों मास क्या होते, इक्वल होते, तो सेंटर ऑफ मास जानते हैं कहां पे आता, मीडियन पे आता। अब वो मीडियन कह रहा हूं, सेंट्रॉइड पे आता। इस पे आता जब मीडियंस, अच्छा ये 3 मीडियंस है ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन और एक ये लाइन, जहां पे मीडियंस कट करता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। एक मिनट सुन लो बे, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ आ रही ना बात। अगर एक चीज यहां पे कहीं पे लिख लीजिएगा, अगर कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों कॉर्नर पे मास कैसे हैं, सेम है। मास कैसे हैं, सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पे होगा, सेंट्रॉइड पे होगा। कहां पे होगा, सेंट्रॉइड पे होगा। और सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, जहां पे मीडियंस क्या करते हो, कट करते हो, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इस वाले पार्ट में ऐसा नहीं है, इसमें मास क्या है, अलग अलग, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा क्या होगा, हट के होगा कहीं पे, ऐसे थोड़ा सा क्या होगा, अलग पोजीशन पे। क्लियर रहेगा ना। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, जहां पे तीनों मीडियंस क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, ये एक मीडियन और ये एक मीडियन और ये एक मीडियन, यहां पे कट कर रहा है, तो ये क्या है, सेंट्रॉइड। और एक बात बताओ, सेंट्रॉइड की खासियत क्या होती है। अच्छा ये बताओ, सेंटर ऑफ मास की खासियत क्या देखी थी। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है, वो पॉइंट, ध्यान से सुनना, वो पॉइंट यहां से क्लियर कर रहा हूं, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, देखिएगा थ्योरेटिकल कैसे घुस के पूछा है। अगर आपकी चीजें क्लियर नहीं रहती ना, तो इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, समझ आ रहे। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, अगर आप यहां पे देखोगे, सेंटर ऑफ मास बताया था, नेट मास मोमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मास मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। जितना मास मोमेंट एक तरफ होता है उतना मास मोमेंट दूसरी तरफ होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे, समझ आ रही ना बात, देखो ये वाली चीज ना, अगर तीनों मास कैसे हैं, सेम है, तो तीनों मास अगर सेम है तो इसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जिसे बोलते हो, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड में फर्क समझिएगा, ध्यान से सुनना। यहां पे मास कितना है, m, यहां पे मास कितना है, m, और यहां पे मास कितना है, m ना। अगर ये वाली लाइन पास हो रही है तो यहां से कहां से पास हो रही है, सेंट्रॉइड से। कहां से पास हो रही है, अगर तीनों मास इक्वल है ना। सेंट्रॉइड की खासियत क्या होती है, जब ये मतलब ये क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड की खासियत समझिएगा, ये कौन सी लाइन है, मीडियन वाली। कौन सी लाइन है, मीडियन वाली। तो मीडियन वाली लाइन के इधर जितना एरिया है उतना ही एरिया इधर है ना। तो इसमें जानते हैं कौन सा मोमेंट बैलेंस होता है सेंट्रॉइड में, एरियल मोमेंट। कौन सा, एरिया। और सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, जिसमें मास मोमेंट बैलेंस होता है। जिसमें क्या होता है, मास मोमेंट बैलेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। और जिसमें एरिया मोमेंट बैलेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। जैसे ये ले लो, स्क्वायर प्लेट ले लो, ये पूरी यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो इसका ये क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। अब कहीं से कट करिए, मान लेते हैं यहां से कट कर रहे हैं, यहां से कट, ये लाइन कहां से पास हो रही है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड से अगर पास हो रही है तो जैसा एरिया इधर है वैसा एरिया इधर है, तो एरिया मोमेंट जितना इधर होगा उतना मूवमेंट उधर होगा। समझ पा रहे ना, एरिया मूवमेंट क्या होगा, सेम। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म होती, ध्यान से सुनना, नॉन यूनिफॉर्म होती, तो नॉन यूनिफॉर्म होती, इधर मास ज्यादा होता और इधर मास क्या होता, कम होता। अच्छा ये बताओ, अगर दोनों का मास सेम होता है, एक मिनट फील करिएगा, लास्ट क्वेश्चन इसी पे है। अगर दोनों का मास सेम होता तो ये सेंट्रॉइड भी था, जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर, और जितना मास इधर उतना मास इधर, अगर यूनिफॉर्म होती ना। तो इसका मतलब ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये सेंट्रॉइड भी है और सेंटर ऑफ मास भी है। लेकिन अगर मास डिसबैलेंस हो जाता, ये सेंट्रॉइड है लेकिन सेंटर ऑफ मास, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, क्या सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड हमेशा सेम होते हैं, ऑलवेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है ना। एक तरफ मास क्या है, ज्यादा है, और एक तरफ मास क्या है, कम है, तो सेंटर ऑफ मास किधर खसक जाता है,
ज्यादा की तरफ खसक जाता है, लेकिन सेंट्रॉइड एरिया मूवमेंट पे डिपेंड करता है, जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर। समझिए ना मेरी बात को, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके कॉर्नर पे मासेस कैसे हैं, सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, सेंट्रॉइड पे होगा। ये थ्योरेटिकल बात याद रखिए, समझे। चलिए, और अगर मास सेम नहीं है तो सेंट्रॉइड पे नहीं होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक, चलो अब अगला, यहां तक हो जाने के बाद चलो, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस ना। इसको दो तरीके से हम करेंगे। एक मास यहां पे रखा हुआ है 10 ग्राम का, और एक मास यहां पे रखा हुआ है 20 ग्राम का। कितने का, 20 ग्राम। ऐसे रख दिए ना। अब देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये देखना, ये वाली दूरी जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली दूरी जो है ये 4 सेंटीमीटर ना। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस से ना। अगर ये 3 है तो ये कितना है, 4 है। सबसे पहले मैं प्रोफेशनल तरीके से कराता हूं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, समझ गए ना। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा तरीका भी बताऊंगा, समझ आ रही ना। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट लिखिए, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0 ना। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस में कितना चल रहे हो, 3, और वाई एक्सिस में 4 ना। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, एक्सीएम। क्या निकालोगे, एक्सीएम। एक्सीएम निकालिए। एक्सीएम इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई क्या होगा, m1 प्लस m2, ये होगा। अच्छा, m1 कितना है, 10, x1 कितना है, ये क्या है, x1, और ये क्या है, x2, ये क्या है, y1, और ये क्या है, y2। तो x1 कितना है, 0, m2 कितना है, 20 ग्राम, और x2 कितना है, 3, डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 20, 10, 30 ना। तो ये कितना हो गया, 60 डिवाइड बाई 30 कितना आ जाएगा, 2। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। एक्सीएम कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। वाईसीएम निकालिए। वाईसीएम कितने के बराबर हो, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 ना। y1 कितना है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। m2 कितना है, m2 कितना है, 20 ग्राम, और y2 कितना है, y2 कितना है, 4, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 20, 10, 20, 10 कितना हो जाएगा, 30। तो कितना हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 30 कितना हो जाएगा, 8/3। कितना हो जाएगा, 8/3। तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा, 2.67 अप्रोक्स ना, 2.67। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया और वाई कोऑर्डिनेट। ये किसका कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास। अगर रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वेक्टर है ना, √a² प्लस b²। अच्छा, अब देखो दूसरा पार्ट, इसी चीज को मैं करता हूं, इससे आसान देखिए क्या होगा, करना कैसे होगा। अच्छा, इसको 1D से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, 1D से। ध्यान से सुनना, 1D वाले कॉन्सेप्ट में 2 पार्टिकल सिस्टम में मैंने क्या बताया था आपको। अगर मान लेते हैं लोकेशन जाननी है 10 ग्राम से, कहां से जाननी है, 10 ग्राम से कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या करोगे, x लिखोगे, सेंटर ऑफ मास ना, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जाननी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर आपको जाननी है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर आपको जाननी है, पहले क्या लिखोगे, टोटल मास, R लिख लो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास RCM, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। टोटल मास कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। अच्छा, टोटल दूरी इसके बीच की कितनी है, 5। अब कहां से निकालना है आपको, 10 से, तो बचा कौन सा मास है, 20। 20 से क्या कर दो, आपको जानते हैं कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10/3 ना।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा। इसका रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट निकालिए, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 64/9। तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 कितना है, 100/9। 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10/3 आ रहा है कि नहीं ना। अब देखो एक मिनट सुनना, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आप जान गए। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मान लेते हैं यहां पे है, और ये दूरी कितना है, कितना है यार, 10/10 कितना है, 3 है। कितना है, 10/3 है। अच्छा ये बताओ, आप पहले से ही जानते हो अगर सामने 4 हो, सामने कितना हो, 4 हो, और ये बेस कितना है 3, तो ये एंगल 53 होता है। कितना होता है, 53। अच्छा ये वाला सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट कितना कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 10/3 cos 53, यही कहलाएगा ना। अच्छा cos 53 की वैल्यू बोलो, cos 53 क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा 3 और हाइपोटेनियस कितना 5, 3 बाई कितना 5। देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला x कंपोनेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। y कंपोनेंट निकालो, इसका कितना हो जाएगा, 10/3 साइन कितना आएगा 53। अच्छा साइन 53 वहां से पढ़ के बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 8/3। देखिए दूसरा कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं, कौन सा आसान लग रहा है, ये वाला पार्ट ना, लेकिन सीखे दोनों रहो ना। ये तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा, जल्दी से आ जाएगा, प्रैक्टिस पे है। ये RCM लिख दीजिएगा ना, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। इधर वाला जो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए किया है, इसको भूल जाइए कोऑर्डिनेट को। ये एक लाइन है जिसपे क्या रखे हुए हैं, 2 मास जिसके बीच की दूरी कितना है 5 है। तो मैंने आपको क्या बताया, टोटल मास क्या करो, नीचे लिखो, टोटल मास के बाद क्या करना है, ऊपर क्या, टोटल लेंथ दोनों के बीच की कितना है 5, इनटू क्या करना होता है, जिस मास से निकालना होता है उसको छोड़ना होता है। तो 10 से निकाल रहे हो तो कौन सा ले लो, 10 से निकाल रहे हो तो कौन सा बचा 20, तो यहाँ पे 20 कर दो, तो RCM आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो यहां से कितनी दूरी पे 10/3 दूरी। फिर उसके बाद इसका ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा XCM, और ये वाला क्या कहलाएगा YCM। बस आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं यहां पे 4 मास है, और स्क्वायर पे रखे हुए, किस पे रखे हुए हैं, स्क्वायर पे, और चारों मास क्या हैं सेम ना, समझ आ रहे हैं, चारों मास क्या हैं सेम है। अब देखो एक मास ऐसे रखा हुआ है यहां पे, ये ऐसे रखा हुआ दिख रहा है कैसे है, ये देखो चारों मास इस तरह से, इस तरह से, ये चारों कॉर्नर पे हो गए, स्क्वायर है ये, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, और एक यहाँ पे, समझ आ रही ना बात, एक ऐसे ऊपर है। तो सबसे पहले अगर ये स्क्वायर है और चारों मास इक्वल है, तो इसका मास कहाँ पे आएगा चारों का, सेंट्रॉइड पे, और ये कितना मास हो जाएगा 4m ना, और ये मास कितना है m। नहीं समझ आई बात, ध्यान से सुनिएगा।
ये नहीं समझ आ रहा है क्या यार? एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, और चारों मास क्या है? तो इसका चारों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? सेंट्रॉइड। तो पूरा मास यहाँ पे, ये कितने का हो गया? 4m का। अब इससे मान लेते हैं ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये मान लेते हैं कितने के बराबर है? a के बराबर। कितने के बराबर? a के। अच्छा, इन चारों का मास यहाँ पे है और ये कितनी दूरी पे है? a दूरी पे। तो दो मास हो गए, एक यहाँ पे कितने का? 4m, और एक मास यहाँ पे कितने का? ये कितने का है? m, और इसके बीच की दूरी क्या है? a है। अब आपसे पूछता है सेंटर ऑफ मास। अब दो क्वेश्चन है ना, या तो 4m से पूछेगा या कहां से पूछेगा? m से। तो मान लेते हैं कहां से पूछ रहा है? 4m से। तो xcm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा? 5m। टोटल दूरी a कहां से पूछा है? 4m से। तो बचा क्या? m। आंसर हो गया, m कैंसिल ना। और अगर आपसे कहां से पूछा है? कहां से पूछा है? xcm। ये कहां से था? 4m थे। ये कहां से बता रहे हैं? m से बता रहे। m से अगर बता रहे तो कितना हो जाएगा? टोटल मास 5m, दूरी टोटल a, m से बता रहे हैं तो कौन सा बचेगा? 4m। तो mm कैंसिल, 4a/5। समझ आ रही ना बात? कर लो इसको। ये नीचे लिख लीजिएगा, स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर। इसका आंसर आप बताइएगा। एक क्यूब है जिसकी साइड्स a के बराबर है। क्यूब की सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। ये क्यूब है, इसकी हर साइड कितने के बराबर है? a के बराबर। ये हो गया क्यूब ना। इसकी हर साइड कितने के बराबर है? a के बराबर है। हर साइड a के बराबर ना, a के बराबर है। अब देखिए इसके कॉर्नर्स पे मास लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मास। यहां पे मान लेते हैं 2m, यहाँ पे 2m, और यहाँ पे 2m, और यहाँ पे 2m ना। और इसकी इस वाली साइड पे लगा हुआ है m, यहाँ पे m, और यहाँ पे m, और यहाँ पे m ना। अब देखो, सबसे पहले देखिएगा ये जो सामने दिख रही है 2m वाली साइड, ये चार कॉर्नर ये वाले हैं। 1 2 1 2 3 4, चार कॉर्नर सामने। सब पे कितना लगा हुआ है? 2m 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 2m। अच्छा, ये कैसा है? स्क्वायर है। क्यूब की सारी साइडें क्या होती है? बराबर। तो ये स्क्वायर है, तो 2m 2m का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ बीच में। और कितना मास होगा? 8m। कितना होगा? 8m। देखिएगा यहाँ पे लिख देता हूँ 8m ना। अब पिक्चर यहाँ पे उतना फील नहीं दे पाऊंगा, मतलब यहाँ पे जब बनाऊंगा। अब देखो, ये चार कॉर्नर हो गए और चार पीछे दिख रहे हैं mm के चारों कॉर्नर पे ना। तो ये वाला हिस्सा अब कौन सा है? पिछला वाला, जिस पे कितने के हैं? m के। तो कितने होंगे? 4m। ये कितना होगा? 4m। पूरा मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे। और कितने के बराबर? 4m। अच्छा ये बताओ, क्यूब की जो साइड है ये वाली, वो भी कितने के बराबर होगी? a के बराबर। इधर 4m और इधर कितना? 8m। तो इसके बीच की दूरी कितने के बराबर है? a के बराबर। अब कहीं से पूछ सकता है 8m से बताइए या 4m से दूरी। तो बताइए, मान लेते हैं 8m से बता रहे हैं, तो x 8m से बताना है, तो 8m से क्या होगा? टोटल मास कितना हो जाएगा? 12m ना। और टोटल दूरी कितना? a। और कहां से आप बता रहे हो? 8m से। तो बचा कौन सा? mm क्या हो जाएगा? a/3। आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बताना है सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस है, ठीक। ये नई वैरायटी है, देखिएगा, ठीक। नई वैरायटी का क्वेश्चन है।
ये है प्लेट है, ये क्या है? प्लेट है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्लेट है आपकी, ठीक, और यूनिफॉर्म प्लेट है। कैसी है? यूनिफॉर्म प्लेट। इसका कोऑर्डिनेट बताना है सेंटर ऑफ मास का। क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास। इसको देखो कैसे बताओगे। सबसे पहले इसको हम 3 प्लेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए दिख रही है कि नहीं? 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। अच्छा, पिक्चर पहले क्वेश्चन वाली बनाना फिर आंसर वाली बनाना। याद है ना कैसे था क्वेश्चन? ठीक है, ये लाइन मैंने अपनी तरफ से खींची है, तो जो अपनी तरफ से खींची है तो इसको मैं क्या कर देता हूं? डॉटेड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? डॉटेड। ये अपनी तरफ से बनाई। समझ आ रही ना? ये 3 प्लेट हो गई। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास का मान लेते हैं, ये पूरी प्लेट का मास जो था वो 3 kg के बराबर था ना। तो हर प्लेट कितने कितने की होगी? 1 kg। कितने की हो गई? 1 kg की। अच्छा, ये एक चीज और दे देता हूं, ये वाली दूरी कितने के बराबर? a के बराबर। और ये वाली भी दूरी कितने के बराबर? a के बराबर। इतना दे दिया। अब आप बताइए, ध्यान से सुनना, इस वाली प्लेट का पूरा मास कहां पे? अगर यूनिफॉर्म है तो पूरा मास कहां पे होगा? यहां पे ना। और इसका यहां पे, और इसका यहां पे। अच्छा, तीनों कितने के बराबर होंगे? 1 kg के। कितने के? 1 kg। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये 1 है और ये कौन है? 2, और ये कौन है? 3। इसका कोऑर्डिनेट बोलिएगा कितना होगा? अच्छा ये बताओ, ये पूरा कितने के बराबर है? a के बराबर। तो ये कितना होगा? a/2। और इसका आधा कितना होगा? a/4। तो x में कितना चलना पड़ेगा? a/4 ना। कितना चलना पड़ेगा? a/4। अच्छा, y में कितना चलना पड़ेगा? ये पूरा a/4 ये भी होगा ना। y में ये पूरा a है, उसका आधा a/2, उसका आधा a/4। तो ये कामा कितना हो जाएगा? a/4। इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसके बताइए कितना होगा? यहां तक कितना है? a/2। a/2 में कितना ऐड करोगे? a/4। तो जानते कितना आ जाएगा? 3a/4। 3a/4। नहीं समझ आया? ऐसे डिवाइड कर लो। ये पूरा कितना है? a। तो ये a/4, 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 तो कितना हो जाएगा? 3a/4। यहां तक हो गया। अब y में बताइए कितना है इसका कोऑर्डिनेट? y में कितना है यार? y में ये कितना? a/4 के है ना। कितने ऊपर है? a, जितना ये है उतना ये है y में, a/4। अच्छा, इसका बताइएगा कोऑर्डिनेट। सबसे पहले x में जाइए। x में इसका जितना है a/4 उतना ही इसका भी है। कितना है? a/4। तो कितना हो जाएगा? a/4। अच्छा, y में कितना होगा? y में जितना इसका है उतना इसका होगा। यहां तक कितना होगा? a/4, 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 कितना हो जाएगा? 3a/4। अब आप जानते हैं एकदम आसान हो गया, कोऑर्डिनेट तो लिख उठाए। अच्छा, ये वाले कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? x1, और ये क्या कहलाएगा? x2, और ये क्या कहलाएगा? x3। और ये वाले क्या कहलाएंगे? ये वाले y1, y2, और कौन? y3। अब आपके पास फार्मूला है, xcm अगर चाहिए तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। निकाल ले जाओगे? अच्छा, ये तीनों मास कितने के बराबर? 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 ग्राम। कर ले जाओगे ना। 1 + 1 + 1 तीनों 1-1 kg के है ना, तो कितना हो जाएगा? 3 kg ना। क्लियर है? अब इसके बाद m1 कितना है? 1। x1 कितना है? a/4 ना, प्लस m2 कितना है? 1। और डिस्टेंस कितना है x2 की? 3a/4 ना, प्लस m3 कितना है? 1। और x3 कितना है? a/4 ना। इसको सॉल्व कर सकते हो। a/4 कितना हो जाएगा? 2a/4। 2a/4 3a/4 कितना हो जाएगा? 5a/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा?
XCM आ गया ना, YCM ऐसे आ जाएगा, YCM निकालो, यही आएगा M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये टोटल कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 kg। M1 कितना है, M1 कितना है 1, Y1 कितना है A/4 प्लस M2 कितना है 1, Y2 कितना है A/4, M3 कितना है 1, Y3 कितना है 3A/4। मेरे ख्याल से वही आंसर आएगा, निकाल ले जाओगे, कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं, 1 मिनट सुनना। कोऑर्डिनेट अगर आप बता ले गए तो आपका काम हो जाएगा। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है वाई एक्सिस। यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है ऐसे, ठीक, ये ऐसे है प्लेट, जो पहले उस तरह से थी ना, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ पिछले वाले से। इसकी जो लेंथ है ये कितना है 2a, ये कितना है 2a ना, वही पार्ट है। अच्छा ये वाला कितना होगा, ये वाला अगर ये 2a है तो ये भी कितना होगा 2a, और ये कितना होगा a होगा, ये कितना होगा a होगा। तो यहाँ से या ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये कितना है 2a, तो आप समझ जाओगे, समझ आए। अब ये 3 kg मास की है, कितने की है 3 kg मास की, और क्वेश्चन वही लिख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट्स बताना है। अब इस प्लेट को कितने पार्ट में कर सकते हो, 3 पार्ट में, एक ये और एक ये, तो तीनों कितने कितने की हो जाएगी 1 kg की। अगर टोटल कितना मास है 3 kg है तो कितने की हो जाएगी 1 kg की, तो ये कितना हो जाएगा 1 kg, ये कितना हो जाएगा 1 kg, ये कितना हो जाएगा 1 kg। पूरा मास कहाँ पे होगा एक प्लेट का सेंटर पे, तो इस प्लेट का यहाँ पे हो गया, इस प्लेट का यहाँ पे हो गया, इस प्लेट का यहाँ पे हो गया, और तीनों मास कितने का है 1 kg का, कितने का 1 kg। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, 1 मिनट, लोकेशन बताइए। मास तो सबको पता है तीनों 1 kg के, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पढ़ के बताइए। अच्छा ये कितना है पूरा a है, तो इधर से आधा ही तो जाना पड़ेगा, कितना होगा a/2, तो प्लस a/2 होगा, प्लस a/2 हो गया, प्लस a/2 हो गया, इधर जाओगे ना प्लस a/2। अब नीचे देखो कितना है ये, अच्छा ऊपर प्लस y है तो नीचे क्या होगा माइनस y, कितना नीचे है ये पूरा कितना है a, उसका कितना आधा नीचे, तो कितना हो जाएगा माइनस a/2। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1 ना। अच्छा इसकी पोजीशन बताइए। अच्छा इधर से कितना हो गया, अब ये कितने के बराबर है a के बराबर, तो इधर से कितना हो गया आधा, तो कितना हो जाएगा प्लस आ रहे हो या माइनस, इधर प्लस x है, इधर क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस a/2। इसका भी कितना हो जाएगा माइनस a/2, जितना ये है उतना ये। अच्छा ये बताओ इसका y कोऑर्डिनेट, अच्छा y के लिए किधर जा रहे हो नीचे, तो माइनस में होगा। अब कितना नीचे आ रहे हो, जितना इसके लिए गए थे माइनस a/2 ना। ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। इसका बताइए y वाला किधर जा रहे हो,
ऊपर ये पूरा कितना है a, तो कितना जाओगे a/2, तो ये कितना हो जाएगा a/2, कर ले जाओगे, ये कितना हो जाएगा x3 और ये कितना हो जाएगा y3। अब निकाल लो xcm ycm आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है, ये क्या है, अच्छा ये टोटल दूरी कितना है 2a, तो उसकी आधी कितना होगी, तो आधा पे होगा ना ये, तो a/2 हो जाएगा। तो x में कितना हो गया a/2, और y में नीचे जाना पड़ेगा, इस पे नीचे जाना पड़ेगा, तो ऊपर प्लस y है, नीचे क्या होगा, ये कितने के बराबर a, तो कितना नीचे जाओगे -a/, ये हो गया। ऐसे ये वाला है, इस पॉइंट को जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा ना, तो ये कितना है a, तो इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा -a/2। हाँ जो भी है ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, ये वाला आ गया। अच्छा जितना इसके लिए माइनस में गया उतना इसके लिए भी गया, तो दोनों एक साथ लिख लो। हाँ ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है एक्सिस से और ये वाला ऊपर, तो इसमें माइनस और इसमें प्लस। मेन कोऑर्डिनेट ही है, अगर वो आ गया तो अब क्या लगाना है, xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ दोनों सेम आएगा, 6 आ रहा है, हाँ सही है, -a/6 -a/6 कर ले जाओगे ना। क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, xcm कितना आएगा -a/6, ycm भी कितना आएगा -a/6। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ये वाला करके बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन बताइए, देखिए ये शायद एम्स का है, ठीक है, शायद एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है एम्स का ही है। पढ़िएगा, टू होमोजीनियस स्फीयर, होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म स्फीयर ए एंड बी, मासेस कितना है ए का m और दूसरे का कितना है 2m। अच्छा एक गजब की चीज देखोगे, जिसका मास 2m है उसकी जिसका मास m है उसकी रेडियस 2a है ना, और जिसका मास 2m है उसकी रेडियस क्या है a है, मतलब उल्टा दिया हुआ है। तो जिसका मास m है उसकी रेडियस कितना है 2a, इसकी रेडियस कितना है 2a और इसका मास कितना है m ना। और दूसरा देखिएगा, दूसरे का मास कितना है, दूसरे का मास कितना है 2m, कितना है 2m, और इसकी रेडियस कितना है a है, बन गए दोनों। अब इसके बाद कह रहा है अच्छा आर प्लेस्ड इन टच, दोनों कैसे हैं टच हो रहे हैं, तो टच हो रहे हैं तो टच करता हुआ बना दीजिए, इसकी रेडियस कितना है a और इसका मास कितना है 2m ना। अच्छा इसका पूरा मास कहाँ पे होगा सेंटर पे, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 2m, वो कितना है यहाँ पे मास कितना है m, और यहाँ पे मास कितना होगा 2m ना, एकदम आसान है। अच्छा इसके बीच की दूरी कितना होगी m, और ये क्या हो जाएगा 2m, और इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगी 3। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट स्फीयर, m से पूछा है, क्या चीज पूछा है डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की, तो वही लगा दीजिए फार्मूला, xcm इज इक्वल टू क्या होता है टोटल मास कितना हो जाएगा 3m, टोटल दूरी 3 है, कहाँ से निकाल रहे हो m से पूछा है, तो बचेगा कितना 2m, m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2a, तो 2a, m से 2a मतलब यहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, समझ आ रही ना, 2a पे सरफेस पे होगा ना, बस आंसर होगा। आसान है कि नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लेवल का करा दिया ताकि अगर आपको आता भी है तो कर ले जाए, खाली कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए बस। कर चुके, चलो
एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी फिगर मैं बना देता हूँ। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, ठीक है। एक की डेंसिटी d1 है और दूसरे की डेंसिटी क्या है, d2 है ना। तो कह रहा है मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी d1 एंड d2। आधे की d1 है, आधे की क्या है, d2 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर डेंसिटी अलग अलग होगी तो मास क्या होगा, अलग अलग। इसका मास क्या होगा, m1, और इसका मास क्या होगा, m2 ना, m2 होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम AB इज, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास। मास की जगह पे क्या कर लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AB। AB से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, समझ आ रही ना बात। कहां से पूछा है, AB से, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, इसकी टोटल लेंथ कितना ले लेते हैं। एक मिनट समझना, AB से पूछा है ना, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सिस। ध्यान से सुनना, यहां से पूछा है ना AB से, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सिस। अच्छा टोटल लेंथ कितना मान लेते हैं, L। टोटल लेंथ कितना मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो ये वाला मास कितनी दूरी पे है, m1 कितनी दूरी पे है, L का आधा, और फिर उसका आधा कितना हो जाएगा, L/4। और ये वाला मास कितनी दूरी पे, m2। m2 कितने पे, अबे ये L/4, फिर L/4, फिर L/4 कितना हो जाएगा, 3L/4। तो यहां से ये कितनी दूरी पे है, 3L/4 दूरी पे m2 ना। m2 कितनी दूरी पे, 3L/4। तो अब XCM निकाल दो। XCM क्या होता है, XCM क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अच्छा m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 ही रहेगा ना। m1 x1 कितने के बराबर है, L/4 के, और x2 कितने के बराबर है, 3L/4 के। अच्छा यहां से L/4 कॉमन होता दिख रहा है, L/4 कॉमन होता दिख रहा है, तो L/4 कॉमन ले लो। L/4 कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, m1 प्लस 3m2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। कौन सा ऑप्शन मैच करें। अच्छा यहां पे ऑप्शन सारे किसके फॉर्म में दिए हुए, डेंसिटी के। तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के ना। तो मास की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, रो। कौन सा सही हो जाएगा, मास की जगह पे आप डेंसिटी पुट कर सकते हो। क्लियर रहेगा ना। एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा। ये सिंपल फार्मूले पे नीट में एक साल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ में से। इसको कर चुके आप। अच्छा जितने क्वेश्चन हमने किए हैं ज्यादातर ध्यान से देखिएगा, जहां से हमने फार्मूला बनाया था इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, इस पे ना, सब के सब इस पे किए हैं। कोऑर्डिनेट निकालना, क्या निकालना है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे तो बनता है, कर लेते हैं, ठीक है। RCM बराबर होता है किसके, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, देखिएगा इसको। कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर। एक की पोजीशन वेक्टर ये है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर ये है ना। ये r1 है और ये क्या है, r2 है। ये m1 है और ये क्या है,
m2 है। तो आपको पता है आपसे क्या पूछा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज ए पोजीशन वेक्टर। तो आरसीएम बराबर हो जाएगा किसके है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 ना। m1 कितना है 1, अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करोगे r1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधा लिख लो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया m1 r1। m2 r2 करो, ये r2 है और ये m2 है, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा -9 i कैप, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा -6 j कैप, और ये 3 k कैप प्लस 3 k कैप डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, i कैप -9 i कैप प्लस i कैप कितना हो जाएगा -8 i कैप, j कैप वाले को एक साथ कर लो, 2j कैप -6 j कैप कितना हो जाएगा -4 j कैप, k कैप प्लस 3 k कैप कितना हो जाएगा +4 k कैप डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। 4 से डिवाइड हो सकता है, ये 4 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा -2 i कैप -j कैप प्लस k कैप, बस आंसर हो गया। कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला ना। ठीक है, देखो ये होमवर्क के लिए आपके, इसमें जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट निकालना होगा। 3 प्लेट्स है, 1 2 3 ना, अब सबकी लेंथ एल एल के बराबर है, तीनों सेम लेंथ की, लेकिन इसका बाहर कितना निकला हुआ है l/2 और इसका बाहर कितना निकला हुआ है l/4। अच्छा ये बताओ, इस वाले क्या है, रॉड है, क्या है, ब्रिक है, ब्रिक, इस वाले ब्रिक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे कितने पे होगा l/2, पहले का कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना होगा l/2, ये हो गया ना, इसका यहाँ पे कर लो, ये कितना हो जाएगा l/2 ना। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये टोटल कितने का है l लेंथ का ना, तो आधा तो बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा ना। अच्छा यहां से जोड़ो, इसका ये पूरी लेंथ है ना l, आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये मान लेते हैं, अच्छा इनका मास कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं तीनों सेम है ना, आइडेंटिकल है, तो इसका मास m है, तो इसका भी कितना होगा m। अच्छा ये वाला मास कितनी दूरी पे, l दूरी पे ना। अब इस वाले पे आ जाइए, इसका सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा इसकी पिक्चर ज्यादा बढ़ा दिया, उधर थोड़ा सा कम बढ़ाना चाहिए था, गड़बड़ है। l/4 किधर है, बाहर है, l/4 किधर है, बाहर है। तो सबसे पहले एक चीज आप समझिए, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक की दूरी कितने के बराबर है l/2 है ना। तो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, ये पिक्चर सही है नहीं, समझ पा रहे ना, तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझ, ये पूरी लेंथ कितनी है इसकी l ना, तो इसका सेंटर कहां पे होगा l/2 पे होगा, कहां पे होगा l/2 पे, समझ आ रहे, तो यहां से ये कितना होगा, यहां से, ध्यान से सुनिएगा, ये इसका क्या है सेंटर ऑफ मास है, क्या चीज है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर ये है तो यहां से रखा हुआ है ना, यहां से, तो ये कितना दूरी है l/2, तो ये कितना हो जाएगा थोड़ा सा बताइए, l प्लस l/2, थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, एक मिनट आए, 5l/4 आएगा, ये थोड़ा सा पिक्चर सही नहीं बनी हुई है ना, इसको फिर से बना दे क्या है, फिर से बना दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा, थोड़ा समझने में दिक्कत करेगा। ये देखो, ये पहली ब्रिक,
ये पहली ब्रिक, ये पहली ईंट ना, इसकी लेंथ कितना है L। अच्छा यहां से ये वाली कितना बाहर है, ये वाली कितना बाहर है, ये वाली कितना बाहर है L/2। अच्छा ये वाली जो तीसरी वाली है वो कितना बाहर है, इसके सेंटर पे रखी हुई है ना, इसके कहां पे रखी हुई है, सेंटर पे। तो अगर सेंटर पे रखी होगी, हाँ अगर सेंटर पे रखी होगी ना, इसीलिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, अगर सेंटर पे रखी होगी तो आधा बाहर चली जाएगी, नहीं समझ पा रहे हो ना। तो सेंटर पे नहीं रखी हुई है, सेंटर से सेंटर पे रखी, ये वाली लाइन देखिएगा, यहां से देखना। अच्छा ये यहां पे कितना है इसका L/2, यहां पे कितना होगा L/4 होगा ना, यहां से रखी हुई है ना, यहां से रखी हुई है, तब कितना बाहर जाएगा, अब कितना बाहर जाएगा L/4। तो ये वाला कितना है L/2, ये कितना बाहर है L/4 बाहर। अब समझ गए ना। अब आप देखिएगा इसका सेंटर यहां पे होगा, कितने पे होगा, पहले वाले का सेंटर कितने पे होगा L/2 पे ना। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये कितना है M, और ये भी कितना है M। ये कितनी दूरी पे हो रहा है, लेंथ कितने के बराबर है L के बराबर, तो ये वाली दूरी कितना हो गई L। समझ गए ना। अब इसका सेंटर ऑफ मास देखिएगा कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बीच में होगा, इसके बीच में ना। ये टोटल लेंथ कितना है L है, तो उसका ये वाली दूरी कितना होगी, कितना होगी यहां तक, ये पूरी दूरी कितना होगी L/2। अगर यहां से देखोगे तो कितना होगी, यहां से यहां तक, अगर ये पूरी कितना है L/2, तो ये आधी कितना होगी, अब आसानी से निकल जाएगा ना। अच्छा यहां तक कितना है L, और इसके आगे कितना है L/4, तो कितना हो जाएगा L + L/4 कितना हो जाएगा 5L/4। तो ये वाली दूरी कितना हो गई, इसके सेंटर ऑफ मास, तीसरे का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे, 5L/4। अब क्या लगा दोगे आप, वही XCM = M1 X1 + M2 X2 + M3 X3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा M1 + M2 + M3 ना। अच्छा ये बताओ टोटल मास कितना हो जाएगा, M + M + M कितना हो जाएगा 3M ना। M1 कितना है M, X कितना है L/2, दूसरा M और लेंथ कितना L, तीसरा M और लेंथ कितना 5L/4। M कॉमन होके क्या हो जाएगा, कैंसिल, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से डी वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, डी वाला। कंटिन्यूअस सिस्टम, और देखो कल 2 टॉपिक खत्म करके ही क्लास छोड़ेंगे। एक कौन सा, कंटिन्यूअस सिस्टम, आज डिस्क्रीट हुआ है, कंटिन्यूअस सिस्टम पढ़े, कंटिन्यूअस में सीधा सीधा फार्मूला आपको रटना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं अपनी तरफ से, और फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इनर्शिया परसों से ना। और संडे को किसी भी हाल में, सैटरडे या संडे को ये चैप्टर कंप्लीट कर देना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।